हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाऊंगा। यानी कि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर वीडियो बनाइए, यानी कि जो जो न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको आप सॉल्व कराइए। तो देखिए, मैंने फर्स्ट फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कराए, लेकिन इस वीडियो में हम क्लास 12 सेकंड फिजिक्स, जो आपका सेकंड फिजिक्स है, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाश की, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, ये सब जो चैप्टर्स हैं इनसे मैं आपको न्यूमेरिकल इस वीडियो में बताऊंगा। 5 न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो में लिया है। ये पांचों न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप इसे आसानी से सॉल्व करके आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर से। न्यूमेरिकल है कि दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। यानी कि दो उत्तल लेंस हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि पहले लेंस की फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर है। ये दोनों संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो देखिए, हमें दिया गया है P1, हमें क्या दिया गया F1, सॉरी, हमें दिया गया है F1, यानी कि पहले लेंस की फोकस दूरी हमें दी गई है कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी भी दी गई है कितना, इसकी भी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। देखिए, प्रत्येक की फोकस दूरी लिखी गई है, तो इसकी भी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले लेंस की क्षमता कैसे निकालेंगे, लिखते हैं यहां पर, पहले उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, तो पहले उत्तल लेंस की क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको हम डिनोट करेंगे P1 से। देखिए, पहले लेंस की क्षमता है तो इसे हम P1 से डिनोट करेंगे। और मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है कि P इक्वल टू होता है 1/f, 1/f मीटर में। ठीक है, मीटर में, यानी कि क्या कहा गया यहां पर कि P इक्वल टू होता है 1/f मीटर में। ठीक है, तो अगर आपका f सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं P इक्वल टू 100/f, 100/f। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो। ठीक है, तो यहां पर हमारा P1 है, तो हमारी जो फोकस दूरी है सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, दोनों सेम फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर f सेंटीमीटर में होगा तो 100/f है, तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को 100/f1। ठीक है, देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी है तो हम f1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से हम निकाल लेंगे P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100/f1 की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, कितनी है 20, इसको काट देंगे तो 20 पंचे 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। तो हमारा ये कितना आ गया, P1 की वैल्यू कितनी आ गई, पहले लेंस की क्षमता कितनी आ गई, ये आ गया 5 डायोप्टर। देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पहले लेंस की क्षमता आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे उत्तल लेंस की क्षमता निकालते हैं। दूसरे उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की, देखिए मैं डीपली समझाता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, ये रटाने वाला काम मैं नहीं करता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दूसरे उत्तल लेंस की क्षमता आपको निकालनी है, तो P2, दूसरे लेंस के लिए हम P2 यूज करते हैं, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 100/f2, 100/f2। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा साइड में देखिए, 100 आपका ऐसे ही रहेगा, f2 की वैल्यू भी आपकी दी गई है 20, तो उतना ही आएगा P2 भी। ठीक है, तो P2 दूसरे लेंस की क्षमता जो हमारी आई वो भी कितना आ गया, देखिए ये 20 पंचे 100, तो ये आपका आ गया 5 डायोप्टर। P2 की वैल्यू भी 5 डायोप्टर आई, लेकिन हमें संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है। देखिए क्वेश्चन में आपके क्या है, ऊपर देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो दोनों संपर्क में रखे हैं तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, संपर्क में रखे, संपर्क में रखे लेंस की क्षमता,
यानी कि संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता, लेंस की क्षमता भी आप लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, देखिए ये है आपका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता। तो आप क्या कीजिए, P1 और P2 को जोड़ दीजिए, यानी कि पहले लेंस की क्षमता और दूसरे लेंस की क्षमता को अगर आप जोड़ देंगे तो हमारी संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी है, ये है 5, P2 की वैल्यू कितनी है 5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी जो संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा 10 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 डायोप्टर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, आपको पहले लेंस की फोकस दूरी निकाल लेनी है, पहले लेंस की क्षमता निकाल लेनी है, फिर दूसरे लेंस की क्षमता निकाल लेनी है, फिर दोनों को जोड़ देना है, 10 डायोप्टर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड न्यूमेरिकल भी हमारा बहुत ही इजी है। देखिए 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण की गणना कीजिए। यानी कि 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण की आपको गणना करनी है। तो यहां पर हमें दो चीजें दी गई है, एक दिया गया है प्रिज्म कोण, एक हमें दिया गया है प्रिज्म कोण। इसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 63 डिग्री, 63 डिग्री। अब देखिए हमें विचलन कोण भी दिया गया है, तो हम यहां पर लिखेंगे विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल एम से, डेल एम। ये हमें दिया गया है 29 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना क्या है, देखिए आपतन कोण की गणना कीजिए। तो आपतन कोण हमें यहां पर निकालना है, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ये हमें यहां पर निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है आपतन कोण का, वो क्या होता है, आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई टू, ए प्लस डेल एम बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा आपतन कोण का, ठीक है, ए और डेल एम के पदों में। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसी पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ऊपर 63 डिग्री, डेल एम की वैल्यू है 29 डिग्री, टू आपका ऐसे ही रहेगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, समझना है सिर्फ आपको। 63 और 29 हम जोड़ देंगे, यहां पर हमारा आ जाएगा 92 डिग्री, 92 डिग्री अपान ये 2। अब जब 92 को 2 से काटेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 46 डिग्री। तो जो हमारा आपतन कोण आई आया वो कितना आया, 46 डिग्री, ठीक है, यानी कि 46 अंश। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आप आगे लिख सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। बस यही हमारा आंसर आ गया, आई इक्वल टू 46 डिग्री। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल हमारा है कि किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 डिग्री है, सेंटीमीटर है, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी क्या है। तो दो चीजें आपको यहाँ पर निकालनी है, आपको दूरबीन की आवर्धन क्षमता निकालनी है और अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी निकालनी है। तो सिंपली आपको समझना, देखिए अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एफ ओ से, F0 से, ठीक है। तो ये आपकी दी गई है 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी को हम FO से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 144 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो नेत्रिका की फोकस दूरी को हम FE से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं आवर्धन क्षमता। सबसे पहले हमें निकालना है आवर्धन क्षमता, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और हमें क्या निकालना है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी हमें डी निकालनी है। तो सबसे पहले हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो देखिए यहां पर दूरबीन की आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला होता है। देखिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता,
आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग याद रखिएगा। आवर्धन क्षमता को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल टू होता है एफओ माइनस एफओ अपान एफई, माइनस एफओ अपान एफई। ठीक है, यानी कि माइनस अभिदृश्यक की फोकस दूरी अपान नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है, यहां पर सॉल्व करते हैं। एफओ की वैल्यू दी गई है 144 सेंटीमीटर, तो माइनस आपका आगे चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, अपान एफई की वैल्यू दी गई है 6, इसको कट करते हैं। सिंपली कट करेंगे तो यह आएगा 24। ठीक है, माइनस 24 आपका आ जाएगा। तो यहां पर एम जो आया, आवर्धन क्षमता जो आई, वो हमारी आ गई -24। ठीक है, -24। अब यहां पर माइनस क्या है, तो देखिए जो ऋणात्मक चिन्ह है या प्रकट करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आवर्धन क्षमता जो हमारी आई वो आई -24। अब यहां पर माइनस क्या है, तो लिखता हूं मैं ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रकट करता है, यह प्रकट करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है, कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है। यानी कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रकट करता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है। अब हमने आवर्धन क्षमता तो निकाल ली, लेकिन हमें अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम यहां पर लिखेंगे थोड़ा सा, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी। ठीक है, नेत्रिका के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमें निकालनी है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, और डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफओ प्लस एफई। एफओ प्लस एफई आप करेंगे, ये अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी निकल आएगी। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में, बस आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। डी इक्वल टू हो जाएगा, एफओ की वैल्यू है 144, एफई की वैल्यू है 6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 144 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 150 आएगा, यानी कि 150। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर हमारा आ गया अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के बीच की दूरी। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। समझ में आ रहा है? तो तीसरा न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए चौथा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा न्यूमेरिकल हमारा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, इससे संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना आपको करनी है। तो देखिए हमें यहाँ पर v दिया गया है, कण का वेग दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है। v हमें कितना दिया गया है, 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या है, तरंगदैर्घ्य निकालना है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ये हमें निकालना है। तो सिंपल एक फॉर्मूला आप लोग लगाइए, एक सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, एच अपान एम v। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर केवल v दिया गया है, अब इस न्यूमेरिकल को हम कैसे लगाएं, तो चलिए सिंपली समझते हैं। देखिए h क्या है, h है प्लांक नियतांक। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ साइड में। ठीक है, h क्या है, h इक्वल टू प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर इसकी वैल्यू भी बता दीजिए, तो इसकी वैल्यू तो बताना ही पड़ेगा तभी न्यूमेरिकल लगेगा। तो 6.6 × 10⁻34 वैल्यू होती है प्लांक नियतांक की, 6.6 × 10⁻34। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर m भी नहीं दिया गया है, तो m क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू सभी को पता होगा 9.1 × 10⁻31। ठीक है, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आया। तो 9.1 × 10⁻31 होता है। ठीक है, तो अब इन सब वैल्यूज को हम यहां पर रखेंगे। h की वैल्यू मैंने बताया 6.6 × 10⁻34, m की वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, v हमें ऑलरेडी दिया गया है, देखिए ऊपर 0.5 × 10⁻3। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। सिंपली हमें इसी को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले एक काम करते हैं हम लोग, 6.6 को हम ऐसे रहने देते हैं, अपान यहाँ पर कर देते हैं। देखिए 9.1 और 0.5,
9.1 इंटू 0.5। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए। ऊपर क्या है, 10 की पावर माइनस 34 है, और नीचे क्या है आपका 10 की पावर माइनस 31 है, ये 3 है। तो देखिए माइनस में तो 31 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 10 की पावर माइनस 28। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। देखिए माइनस 31 है तो 31 में से 3 जाएगा तो 28 बचेगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए आप लोग। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6.6 आपका ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ऊपर 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है ये। ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। देखिए 10 की पावर माइनस 28 है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 28 हो जाएगा ये आपका। इतना समझ में आ रहा है। अपान देखिए 9.1 और 0.5 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.55। ठीक है, 4.55। जब आप 9.1 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 4.55 आपका आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आपका 6.6 हो जाएगा, अपान 4.55 इधर हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 34 है, ये 28 है, तो 34 में 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 6। देखिए 34 में से 28 जाएगा तो 10 की पावर माइनस 6 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर एक काम करते हैं। सबसे पहले हम 6.6 को 4.55 से भाग देते हैं। तो जब आप 6.6 को 4.55 से भाग देंगे तो आपका आएगा 1.45। ठीक है, 1.450 इतना आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इंटू 10 की पावर माइनस 6 आपका ये ऐसे रहेगा। अब आप लोग चाहें तो इसी को आप आंसर लिख सकते हैं, इसी इतने को ही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर और हम समझें तो एक काम करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, लैम्डा इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू, इसको आप लोग एंगस्ट्रॉम में बदल लीजिए। देखिए 10 की पावर माइनस 6 है। ठीक है, अगर हमें इसे 10 की पावर माइनस 10 करना है, क्योंकि हमें पता है कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। तो देखिए हमें ये 10 की पावर माइनस 6 है, इसको अगर हम 10 की पावर माइनस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 अंक इधर आना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3, 3 अंक है, तो एक जीरो और हम बढ़ा लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 14,500 गुणे 10 के पावर माइनस 10। इसको हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस दशमलव के बाद 4 अंक मैं इधर आया हूं। देखिए यहां पर दशमलव था 1 2 3 4, तो 4 अंक मैं इधर आया हूं, तो जितने अंक मैं इधर आऊंगा उतना ही इसमें से 10 की पावर माइनस 4 जुड़ जाएगा। तो माइनस 6 और माइनस 4 मिलकर 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 14,500 एंगस्ट्रॉम। देखिए 10 की पावर माइनस 10 होता है एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, तो इसे हम लोग एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो इतना भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में अगर आप लिखना चाहें तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, तो हम इस प्रकार से 14,500 हमारा एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान देना है जो मैंने ऊपर बताया, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। ठीक है, जहां एच है प्लांक नियतांक, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी है इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए पांचवा और लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए हमारा पांचवा और लास्ट न्यूमेरिकल है कि एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है। कण का संवेग क्या है, यानी कि एक गतिमान कण है जिसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है। अब कण का संवेग क्या होगा, तो देखिए हमें तरंगदैर्घ्य दिया गया है, हमें लैम्डा दिया गया है, तो लैम्डा इक्वल टू हमें दिया गया है कितना, 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम, तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, हमें निकालना है कण का संवेग क्या है। कण का संवेग क्या होगा, पी हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कण का संवेग, कण का संवेग। ठीक है, कण के संवेग को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। तो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है H अपान लैम्डा, H अपान लैम्डा। ठीक है, जहां H आपको पता ही ये प्लांक नियतांक है, अभी मैंने आपको बताया, वैल्यू भी बताई। ठीक है, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, तो इसी पर रख देते हैं। तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, H की वैल्यू होती है 6.6
गुणे 10 के पावर माइनस 34, ठीक है। उसके बाद में देखिए लैम्डा की वैल्यू होती है, यहाँ पर दिया गया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 10, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 10। इसको कट कर देंगे, 2 3 या 6.3, 3.3 ये आपका आ जाएगा। 6.6 को 2 से कट करेंगे तो 3.3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3.3 गुणे 10 के पावर माइनस 34, और जो नीचे 10 की पावर माइनस 10 है ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 10 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपली है, ठीक है। अब यहाँ पर फंबेग हम निकालेंगे, P इक्वल टू 3.3 गुणे 10 की पावर माइनस 34 है, ये 10 है तो 34 में से 10 जाएगा तो 10 की पावर माइनस 24 बचेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। इतना आ गया किलोग्राम, इसका मात्रक संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा संवेग निकल चुका है। तो सिंपली एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, P इक्वल टू एच अपान लैम्डा, ठीक है। जहां ये क्षेपलांक नियतांक लैम्डा है, तरंग दैर्घ्य। तो समझ में आ गया। मैंने आपको इस वीडियो में 5 न्यूमेरिकल्स बताया, आई होप कि आपको पांचों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। इनमें से कितने न्यूमेरिकल आपको पता था वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।